So student, today we are going to discuss another very important topic that is related with the poison. ठीक है बच्चों, तो आज हम हमारे पास एक पॉइजन सायानाइड और दूसरा पॉइजन हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इन दोनों पॉइजन को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, कि ये किस तरह पॉइजनिंग काज करते हैं और पॉइजनिंग की वजह से पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है, उसकी लैब्स वैल्यू के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, उसकी रेडियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या क्या चेंजेस आती हैं। उसके अलावा ये है कि हम उस पेशेंट को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, काफी सारी जो चीजें आपकी बुक ने कम लिखी हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ना उनकी डिटेल तक जाएंगे पूरा। सबसे पहले देखते हैं कि सर जो सायानाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है, इनकी पॉइजनिंग की वजह से असल में जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। बच्चों उन्होंने पहली लाइन के अंदर लिखा है कि बोथ इनहिबिट एरोबिक मेटाबॉलिज्म, चाहे वो हमारे पास सायानाइड पॉइजनिंग है, चाहे वो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से पॉइजनिंग हो रही है, ये दोनों कर क्या रही हैं, ये हमारे एरोबिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करें। और एरोबिक मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि सर ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं और फिर इनकी ब्रेकडाउन से आप कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी, हीट एनर्जी, मतलब ये डिफरेंट साइड की जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हम उनको बनाते हैं। फिर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बाई प्रोडक्ट है वो होती है आपकी एटीपी, और फिर एटीपी को सेल क्या करता है, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए इनको यूज करता होता है। ठीक है कि अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, तो जैसे लेट्स गो, चलें थोड़ा सा इसको हम डिटेल में ले जाते हैं। यहाँ हमारे पास सेल के पास ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिली, एरोबिक मेटाबॉलिज्म हुआ, जिसके एंड प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी बनी। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट पूछते होते हैं कि सर ये जो एटीपी है, एटीपी को सेल जो है ये यूटिलाइज किस तरह करता होता है। तो बच्चों मैंने ना आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास एक सेल है, हियर वी हैव ब्यूटीफुल सेल, और इस सेल के ऊपर डिफरेंट साइड्स के हमारे पास क्या होते हैं, पंप होते हैं, चैनल्स होते हैं, को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पंप होता है वो कौन सा है, सोडियम पोटाशियम पंप। अब देखिए मैं आपको ना छोटी सी एग्जांपल दूंगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एटीपी इन द सेल। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सर सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है, इसका क्या काम होता है कि इसने सोडियम को बाहर फेंकना होता है और जो पोटाशियम होती है उसको सेल के अंदर लेके आना होता है। जैसा कि हमने एक निमोनिक के अंदर भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर सर हमारे पास होता है नोकिया निमोनिक। नोकिया के क्या मतलब है, सोडियम को आउट करना है मैंने और जो पोटाशियम है उसको इन करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ द एटीपी। एटीपी की प्रेजेंस में हम सोडियम को बाहर फेंकते हैं और पोटाशियम को हम सेल से अंदर लेके आते हैं। अब देखो बच्चों, इन केस अगर मेरे पास एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती, अब एटीपी की प्रोडक्शन कैसे नहीं हो सकती सर, यहाँ तो मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है सेल के पास, या फिर सेल के पास ग्लूकोज नहीं है। इफ देयर इज द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन और एज द ग्लूकोज, दोनों में से किसी एक भी प्रोडक्ट की या एक भी सबस्ट्रेट की अगर डेफिशिएंसी है, तो बच्चों हमारे पास जो एटीपी ना इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। वैसे तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत लंबा टॉपिक बन सकता है, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का इंशाल्लाह एरोबिक मेटाबॉलिज्म पूरा एक टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ना एटीपी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमने इस एटीपी की प्रोडक्शन को कम करना तो हमें पता होना चाहिए कि सेल के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। अब देखो बच्चों, अगर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है लेट्स गो, और अगर ऑक्सीजन ही है, इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि सर अस्कीमिया हो सकता है, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, या फिर हमारे पास हाइपोक्सिया हो सकता है। ठीक है, फिर उसमें अस्कीमिया, हाइपोक्सीमिया और जो हाइपोक्सिया उसके डिफरेंट रीजंस भी हमने डिस्कस किए थे। बट एट द एंड हमारे पास क्या होना है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, और अगर बच्चों ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, क्या आपके पास एटीपी बनेगा सर, नहीं बनेगा। अगर एटीपी नहीं बनेगा, आपने मुझे खुद बताना है कि ये जो ब्यूटीफुल पंप है जिसका हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, जो आपके हर सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट हर सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसका जो नंबर है वो डिफरेंशिएट कर सकता है। कुछ हमारे पास जो सेल्स होते हैं डेट आर हाईली मेटाबॉलिक, उनके ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप ज्यादा होते हैं, कुछ के ऊपर कम होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के हर सेल के ऊपर ये सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उसको क्या करना होता है, इन्होंने उसकी इलेक्ट्रिसिटी या जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का बैलेंस होता है, इन्होंने उसको बैलेंस रखना होता है। अब देखो बच्चों, आपके पास एटीपी प्रोड्यूस नहीं हुई, सर अगर एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, आपने मुझे खुद बताना क्या सोडियम बाहर जा सकती है सेल से, सर नहीं जाएगी। क्या पोटाशियम सेल के अंदर आ सकती है, सर नहीं आ सकती। बच्चों अगर सोडियम सेल से नहीं बाहर जाएगी तो एट द एंड क्या होगा सर, इंट्रासेलुलरली जो सोडियम है इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। इंट्रासेलुलरली जो सोडियम है इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। बच्चों अगर इंट्रासेलुलरली सोडियम ज्यादा हो जाए, इंट्रासेलुलरली हमारे पास सल्यूट ज्यादा हो जाए, इंट्रासेलुलरली मेरे पास ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाए, इंट्रासेलुलरली मेरे पास ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाए, इंट्रासेलुलरली मेरे पास जो
सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं उनकी अमाउंट ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, उनमें से जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जिसकी हम सोडियम की बात करें, ये फिर क्या करेगा सर, इट स्टार्टेड टू अट्रैक्ट द वाटर, क्योंकि सेल के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है वो ज्यादा हो रही है, जो हमारे पास सोल्यूट्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, तो इसको देख के जो हमारे पास वाटर वो क्या करता है, वो इजीली यहाँ पर डिफ्यूज होना शुरू कर देता है आपके सेल के अंदर। जब वाटर सेल के अंदर आएगा, मुझे आपने खुद बताना है, when there is the excess accumulation of the water intracellularly, तो उसकी वजह से क्या होगा सर, सेल हमारा स्वेल कर जाएगा। और अगर सेल स्वेल करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर सेल ये ज्यादा देर तक आपका स्वेल करता रहता है, मतलब इसको स्टिल एटीपी नहीं मिल रही, आधे घंटे तक, 45 मिनट्स तक, 90 मिनट्स तक, 120 मिनट्स तक, वो डिफरेंट सेल्स की जो कैपेबिलिटी होती है ना वो डिफरेंट होती है। जैसे हमने वहां पर मायोसाइट्स के केस के अंदर भी डिस्कस किया था ना, जब हमने पेशेंट को एमआई करवाया था, और एमआई करवाने के बाद हमने मायोसाइट की इंट्रासेलुलरली चेंजेस को डिस्कस किया था कि हाउ एमआई कैन लीड टुवर्ड्स द नेक्रोसिस ऑफ द सेल। वहां पर भी एटीपी की डेफिशिएंसी हुई थी, और हमारी बॉडी के जो दूसरे सेल्स हैं उनके अंदर भी यही मेटाबॉलिज्म होता है। तो बच्चों जब हमारे पास अब एटीपी स्टिल नहीं दे रहे हो सेल को, तो क्या करें, इंट्रासेलुलरली सोडियम ज्यादा होता जा रहा है, वाटर ज्यादा होता जा रहा है, तो एट द एंड सेल स्वेल हो जाएगा, और जब सेल स्वेल हो जाएगा तो जो इसकी वॉल है वो वीक होंगी, ये जो वाटर है ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा आपके सेल की वॉल्स के ऊपर, तो एट द एंड क्या कर सकता है सेल, ये ब्यूटीफुल सेल हमारा रप्चर हो सकता है, ये ब्यूटीफुल सेल आपका बच्चों रप्चर हो सकता है। तो जब सेल रप्चर हो जाएगा तो वही इसका इंट्रासेलुलर मटेरियल सारा एक्सक्लूड हो जाएगा, सेल की हमारे पास क्या हो जाती है बच्चों, डेथ हो जाती है। क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, सेल की डेथ होगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये आपकी एक न्यूरॉन का सेल था, अगर ये न्यूरॉन का सेल था, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये सेंसरी न्यूरॉन का सेल था, तो हमारे पास सेंसेशन लॉस हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये हमारे पास नेफ्रॉन्स थी, आपके पास फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये एंटीरोसाइट सेल थे, हमारे पास री एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो कौन से सेल्स हैं जिनकी एटीपी की रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड नहीं हुई है, वो हमारे पास किसकी तरफ गए हैं बच्चों, वो डेथ की तरफ चले गए, पहले स्वेल हुए, स्वेल होने के बाद वो रप्चर कर जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि किस तरह अगर आपके सेल को ऑक्सीजन ना मिले, आपके सेल को एटीपी ना मिले, तो वो सेल किसकी तरफ चला जाता है सर, सेल हमारे पास स्वेलिंग की तरफ चला जाता है। और स्वेलिंग अगर आप स्टिल उसको ऑक्सीजन ना मिल रही हो, लॉन्ग टर्म अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले, तो सेल रप्चर कर जाता है एंड इट लीड्स टुवर्ड्स द नेक्रोसिस और डेथ ऑफ दैट ब्यूटीफुल सेल। तो ये थोड़ी सी आपने इसकी इंपॉर्टेंस याद रखनी कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास ऑक्सीजन या एटीपी। अब देखो बच्चों, जो साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है वो क्या कह रहे हैं, बोथ इनहिबिट द एरोबिक मेटाबॉलिज्म। अब आपको उसी टाइम आइडिया हो गया कि सर अगर ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहे हैं और अगर इन्होंने ज्यादा देर तक पॉइजनिंग काज कर दी, मैं कहता हूँ बंदे की 2 घंटे पॉइजनिंग, 2 घंटे तक आपने उसको ट्रीट नहीं किया, 3 घंटे तक ट्रीट नहीं किया, 4 घंटे तक ट्रीट नहीं किया, मतलब वो फिर आपको कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि जो आपने गैसेज है या जो टॉक्सिन है वो कितना ज्यादा इनहेल किया है। तो एट द एंड क्या करता है, आपके सेल की ये नेक्रोसिस करवा सकता है बाय इनहिबिटिंग द एरोबिक मेटाबॉलिज्म। अब ये है जो हमारे पास एरोबिक मेटाबॉलिज्म है बच्चों, ये किस तरह इनहिबिट करता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टेड। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सर जो सायानाइड है, शायद ना सायानाइड जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट करवा देती है हीमोग्लोबिन से, कि मतलब कि जहां पर ऑक्सीजन लगनी थी हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ, वहां पर हमारे पास सायानाइड लगी है, और जो हमारे सेल्स यहाँ टिश्यूज को ऑक्सीजन मिली तब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बच्चों ऐसा नहीं है, here is something interested जरा बात समझिएगा। both inhibit aerobic metabolism via inhibition of the complex 4 of electron transport chain। oh my god, that is very interesting कि सर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है, या जो हमारे पास सायानाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं थोड़ा सा आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा, अभी जरा एक जनरल बात समझिए कि सर सायानाइड और जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, ये दोनों क्या कर रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कॉम्प्लेक्स 4 है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको डिस्कस करवाया था, देयर आर द 5 कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5, और उनमें से जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स 5 दैट यूजेस द फेरिक मॉलिक्यूल एज अ कोफैक्टर। तो जब आपके पास सायानाइड, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर देती हैं, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट होगा, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस का जो ग्रेडियंट होना है, जिसने इंट्रासेलुलरली हाइड्रोजन आयंस को लेके आना, तो एट द एंड वहां से एटीपी बनती है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तो अगर कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि आप लोग ना परेशान ना हो जाए कि सर पता नहीं हवाई बातें कर रहे हैं आज। बच्चों ये देखो,
मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही बायोकेमिस्ट्री से उठा के ना यहाँ पे ड्रा कर दिए। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सबसे पहले मतलब इसका क्या होता है, इसको मैं अक्सर कहता हूँ ये है एटीएम मशीन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, ये हमारी एटीएम मशीन है। इसमें भी 3 वर्ड है तो एटीएम में भी 3 है। एटीएम से हमारे पास पैसा निकलता है जो हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स होता है। तो इसी तरह जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है बच्चों, ये एट द एंड क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन, ये एटीपी बनाती है। दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दी सेल्स। लेकिन बच्चों जो एटीपी बनती है ये इतना इजीली नहीं बनती। इस बेचारे को काफी सारे जो फैक्टर्स हैं, काफी सारी जो फेजेस हैं ना, उससे गुजरने के बाद हम लास्ट पे जाके क्या करते हैं, एटीपी को बनाते हैं। देखो इससे ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। देखें, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। और इन सब का मकसद असल में यही होता है, कोई हमारे पास NADH की ब्रेक डाउन करवा रहा होता है, कोई FADH2 की ब्रेक डाउन करवा रहा होता है, और फिर उनसे हम क्या करते हैं, इंट्रासेलुलरली हाइड्रोजन आयंस को ज्यादा करवा के ना, और जब ये हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं ना, तो ये आपके पास एटीपी सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। ये देखो, मैं यहाँ पर इतनी डिटेल के अंदर इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, तो आप ज्यादा परेशान नहीं होने। लेकिन जो मेरा की पॉइंट है, जो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सबसे पहले मकसद ये समझ लो कि इस ट्रांसपोर्ट के जरिए ना हम क्या करते हैं, जो आपके एनर्जी के पैकेट्स होते हैं ना, NADH एंड FADH2, इनको हम कहते हैं सर दीज आर द एनर्जी पैकेट। जैसे अगर एक NADH का मालिक्यूल है ना, ये आप समझो कि ये आपका 5000 का नोट है। तो जब मैं एक NADH को तोड़ूंगा ना, तो इसमें से निकलते हैं 2.5 ATP। कितने ATP निकलते हैं सर? 2.5 ATP। इसी तरह जो FADH2 होता है, इसमें से निकलते हैं 1.5 ATP जब हम इसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लो कि बड़े नोट्स हैं, और जब हम इनको हम मतलब खुला करवाएंगे तो ये आगे जाके आपके पास ATP के मालिक्यूल बनाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ आता होता है कि NADH से कितने मालिक्यूल बनते हैं और FADH2 से कितने मालिक्यूल बनते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये MCQ आता है। तो बच्चों, NADH से 2.5 ATP, FADH2 से 1.5 ATP बनता है। ये देखो, आप NADH को यूटिलाइज किया, FADH2 को यूटिलाइज किया, और इनको यूटिलाइज करके बच्चों अगर आप देखो ना, तो एट द एंड आप क्या कर रहे हो, यहाँ से कम्प्लेक्सेस को एक्टिवेट करवा के एटीपी की प्रोडक्शन करवा रहे हो। और अगर इनकी एक मैं ब्रेक डाउन कराऊं, 2.5 1.5, ये 4 एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक NADH और एक FADH से। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं, हमारा बात बताने का मकसद क्या, वो आपने जरा थोड़ा सा ना यहाँ पे नोटिस करना है। एक तो आपको पता चल गया कि सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मकसद क्या होता है, एटीपी को बनाना। कहाँ से बनाना, NADH2 से और FADH2 से। ठीक है, और इस दौरान आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ पे नोटिस करो, ये क्या करिए, ये आपकी ऑक्सीजन को यूटिलाइज भी करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डायरेक्टली भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है, और उसके अलावा क्या होता है हमारे पास, ये कम्प्लेक्स 4 को देखिएगा काइंडली। कम्प्लेक्स 4 के बिल्कुल थोड़ा सा अगर आप नीचे आओ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा की पॉइंट लिखा है जिसके लिए हम यहाँ पर आए कि सायानाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है बच्चे, ये जो कम्प्लेक्स 4 होता है ना, ये कम्प्लेक्स 4 इनहिबिट हो जाता है। जब कम्प्लेक्स 4 आपका इनहिबिट होगा ना, तो हमारे पास इंट्रासेलुलरली हाइड्रोजन आयंस नहीं आएंगे। जब इंट्रासेलुलरली हाइड्रोजन आयंस नहीं ना आते बच्चों, तो हमारे पास ये जो एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है ना, जो आपको कम्प्लेक्स 5 की एक्टिवेशन के लिए चाहिए होता है, ये फिर ये भी नहीं काम करेगा। एटीपी सिंथेज की एक्टिवेशन भी नहीं होगी। जब एटीपी सिंथेज की एक्टिवेशन नहीं होती, तो बच्चों एट द एंड जो एटीपी होता है, एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस नहीं होती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड की पॉइजनिंग से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कम्प्लेक्स 4 था वो इनहिबिट हुआ। जब वो इनहिबिट होगा, तो इस कम्प्लेक्स के जरिए जो हाइड्रोजन आयंस ने सेल के अंदर आना था, वो हाइड्रोजन आयंस नहीं आएंगे। जब हाइड्रोजन आयंस सेल के अंदर नहीं आएंगे, तो इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी इंक्रीज नहीं होगी। जब इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी इंक्रीज नहीं होगी, तो आपका ये जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है बच्चों, ये एक्टिवेट नहीं होता। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा, तो कम्प्लेक्स 5 एक्टिवेट नहीं होगा। जब कम्प्लेक्स 5 एक्टिवेट नहीं होगा, तो हमने जो एडीपी के साथ फॉस्फेट का ग्रुप लगाना था, और उससे जो हमने एटीपी बनानी थी बच्चों, वो एटीपी नहीं बनती। तो यहाँ पर तमाम बातों का कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड हो या हमारे पास सायानाइड हो, दोनों की जो हमें इफेक्ट आता है वो ये है कि ये एटीपी की प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एक तो इनका ये डायरेक्ट मैकेनिज्म हो गया कि ये कम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करवाते हैं। इसके अलावा बच्चों जो सायानाइड होता है ना, सायानाइड आपने याद रखना है कि जो हमारे पास फेरिक मॉलिक्यूल होता है ना, सायानाइड लव्स टू बाइंड विद फेरिक। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
कि ये जो हमारे पास सायानाइड है ना, जो कल भी हमने बात की थी ना कि सर जो आयरन होती है, आयरन हैज टू ब्यूटीफुल फॉर्म्स, वन इज द फेरस फॉर्म एंड द अदर वन इज द फेरिक फॉर्म। फेरस फॉर्म उसकी हमारे पास रिड्यूस फॉर्म होती है, फेरिक फॉर्म उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है, ठीक है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। और दूसरी बात हमने ये भी डिस्कस की थी कि सर जो फेरिस होता है वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा अफिनिटी शो करता है। तो जो नॉर्मल आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उनके साथ जो हीम होती है, हीम के साथ जो आयरन होती है वो फेरिस फॉर्म में होती है, इसलिए जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इजीली ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवा लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो फेरिस फेरिक में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हमने क्या कंडीशन कहा था, उसमें उस कंडीशन को हमने क्या डिक्लेयर किया था जी स्टूडेंट्स? द कंडीशन मींस टू बी मैथ्मोग्लोबिन। वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर फैज। डॉक्टर फैज कह रहे हैं कि सर उस कंडीशन को हम कहते हैं दैट इज अ मैथमोग्लोबिन, और अगर वो ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन में हो जाए तो हम उसको कहते हैं मैथमोग्लोबिनीमिया। जी डॉक्टर माहम, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मैथमोग्लोबिनीमिया? हाउ यू कैन ट्रीट दिस पेशेंट? जी आप मैथमोग्लोबिनीमिया वाले पेशेंट को कैसे ट्रीट करते थे? आई थिंक डॉक्टर माहम इज एब्सेंट टुडे। एनीवन एल्स? With the Methylene blue, vitamin C. Methylene blue and vitamin C. sir, Okay, vitamin C देंगे. ओके वेरी गुड, वेरी गुड। Blue and vitamin स्टूडेंट्स C. अपना ब्रिलियंट नॉलेज मेरे साथ शेयर करते हुए कह रहे हैं कि सर मिथाइलिन ब्लू वाले पेशेंट को, सॉरी मैथमोग्लोबिनीमिया वाले पेशेंट को आपने मिथाइलिन ब्लू दे देनी है, जो कि मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। अगर ये नहीं है हमारे पास, माउंटेन्स के अंदर पेशेंट बेचारा है, तो आपने क्या करना है, कोई सिट्रस फ्रूट ले लेते हैं, सिट्रस फ्रूट आपने दे देना है। अगर वो भी नहीं है तो भाई अगर विटामिन सी के, विटामिन सिट्रेट या विटामिन सी के अगर आपके पास सप्लीमेंट्स है तो आप वो भी दे सकते हो। ये भी फेरिक को फेरिस में कन्वर्ट करवा देते हैं बाय रिड्यूसिंग दैट। तो बात बताने का मकसद बच्चों ये है कि जो आपका सायानाइड है ना, सायानाइड आल्सो लव्स टू बाइंड विद द फेरिक, ठीक है। अब यहाँ पर पता नहीं इन्होंने क्यों मिस किया हुआ है, हालांकि यहाँ पर ना आपको एक फेरिक मॉलिक्यूल भी चाहिए होता है इधर, यहाँ पर फेरिक मॉलिक्यूल होता है जो कॉम्प्लेक्स 4 के लिए को फैक्टर का काम करते हैं। तो असल में जो सायानाइड होता है ना, सायानाइड इस फेरिक मॉलिक्यूल के साथ आके अटैच होता है। ये अपनी काइंड बुक के ऊपर लिख लीजिएगा कि जो आपका सायानाइड होता है ये फेरिक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है, फेरिक फेरिक Fe3 पॉजिटिव के साथ। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास सायानाइड पॉइजनिंग वाले पेशेंट्स है ना, पता है इनके ट्रीटमेंट के लिए फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? नाइट्राइड्स। जो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि सर नाइट्राइड्स तो मैथमोग्लोबिनीमिया काज करते हैं, नाइट्राइड्स क्या करते हैं? मैथमोग्लोबिनीमिया काज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सायानाइड पॉइजनिंग वाले पेशेंट के अंदर ना हम नाइट्राइड्स को यूज करते हैं बजाते खुद, ताकि क्या करें, जो आपकी सायानाइड है ना वो उन मतलब के मैथमोग्लोबिन के साथ आके अटैच हो जाए, सेल की तरफ ना हो जाए। तो ये सारी बातें आगे जाके भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक तो सायानाइड क्या करे, कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर रहे हैं, और दूसरा सायानाइड लव्स टू बाइंड विद द फेरिक। ये लाइन नहीं आपने भूलनी। सर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करिए? कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करिए। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? सर कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है। आपको पता है ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मोर अफिनिटी टू द हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। कितनी ज्यादा होती है? कुछ बुक्स इसको लिखती हैं कि 200 टाइम्स मोर अफिनिटी होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ। कुछ कहते हैं कि 240 टाइम्स ज्यादा होती है अफिनिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड विद द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ पे सायानाइड कॉम्प्लेक्स 4, सायानाइड फेरिक, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्प्लेक्स 4, कार्बन मोनोऑक्साइड विद द हीमोग्लोबिन। तो ये दो चीजों के साथ बाइंड करते हैं। आई होप सो कि अब मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब हो चुका हूं कि सायानाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से हमारे पास एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अब आपकी बुक की लाइनों को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। सर इनहिबिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स 4, अब आपको वो सारा सिनेरियो आपके माइंड के अंदर क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन का। आप जिन बच्चों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है ना, मैं कहता हूं उनको बड़ा मजा आ रहा होगा कि अच्छा हाँ सर ये ऐसे हुआ था, ये हमारे पास इस तरह इनहिबिशन होती है। मैंने वैसे रिसेंटली बायोकेमिस्ट्री को पढ़ाई हुई है तो उनको ज्यादा अच्छा आ रहा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर रिलेट भी करवा दिया। तो बच्चों इनहिबिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके अंदर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, मतलब ये वाला जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है ना, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, ये देखो कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट होगा तो ये जो साइटोक्रोम सी है ना ये भी हमारे पास साथ ही इनहिबिट हो जाता है। तो असल में साइटोक्रोम सी क्या होता है? इसको मैं कहता हूँ कि ये मतलब कि दो बंदों को आपस में जोड़ता होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 और 4 को जो आपस में एट अ सेम टाइम पे स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है वो साइटोक्रोम सी होता है। तो कॉम्प्लेक्स 4 जब इनहिबिट होगा साइटोक्रोम सी भी हमारा काम नहीं करेगा, सी काम नहीं करेगा, तो कॉम्प्लेक्स 3 से भी इंट्रासेलुलरली हाइड्रोजन्स नहीं आते और 4 से भी नहीं आते, इसलिए आपके पास
काफी सारा जो इंट्रासेलुलर पॉजिटिविटी का ग्रेडियंट होता है ना वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से फिर एटीपी नहीं बनती इतनी जल्दी। अब देखिएगा इनहिबिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का होगा हाइपोक्सिया दैट डज नॉट, चले इस बात के ऊपर हम ये मत हैं। पहली बात तो हमें पता चल गया कि सायानाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से क्या होगा, एटीपी नहीं बनती, सिंपल इज दैट। कैसे नहीं बनती, कॉम्प्लेक्स 4 की इनहिबिशन की वजह से। वो कहां पर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब दूसरी बच्चों आपने चीज यहाँ पर याद रखनी है, हाइपोक्सिया दैट डज नॉट करेक्ट विद द सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड इंक्रीज एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म। ये बड़ी इन्होंने ना इंटरेस्टेड बात की है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको साइनाइड की पॉइजनिंग हो गई है ना, या आपको मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है, तो यहाँ पर ना थोड़ी बहुत सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने से आपका काम नहीं बनता। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको सायानाइड की पॉइजनिंग हो गई है या आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की, स्पेसिफिकली जो सायानाइड की होती है, ठीक है, सायानाइड के अंदर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन है, वो ज्यादा काम नहीं करती, इवन दो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर स्टिल थोड़ा बहुत काम कर देती, जब मैं उसको ना हाइपरबैरिक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देता हूँ फिर वो काम कर देती। बट यहाँ पर इस लाइन का मतलब उन्होंने ये बताया कि इस केस के अंदर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने से जो आपका हाइपोक्सिया है ना, जो आपके उस सेल को ऑक्सीजन या उससे जो एटीपी बननी थी, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हाइपोक्सिया ये ऑक्सीजन देने से ठीक नहीं होगी आपके पास, ठीक है। तो जब बच्चों आपका एरोबिक मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा, सेल को एटीपी नहीं मिलेगी, तो आपका सेल दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे क्या लेता होता है, जब आपके सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो उसने एरोबिक मेटाबॉलिज्म करवानी होती है, जब वो नहीं होती, आपका सेल अल्टरनेटिव पाथवे कौन सा लेता है एटीपी बनाने के लिए? जी स्टूडेंट्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेरी गुड कि सर अगर एरोबिक मेटाबॉलिज्म ना हो, हमारा सेल कंपनसेट तो करेगा किसी तरीके से, जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं, जैसे आपका हार्ट करता है, किडनी करती है, लीवर करता है, लंग्स करते हैं, किडनीज करते हैं, हमने सबके जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म थे वो हमने डिस्कस किए। इसी तरह जब आपके सेल को डायरेक्टली ऑक्सीजन ना मिले तो फिर वो क्या करता है, उसने जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो हाथ पांव तो उसने फैलाने ही होते हैं, तो फिर वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, क्योंकि देखो अगर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगी उसमें आपका लैक्टिक एसिड बनेगा, सेल के अंदर क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और अगर सेल के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, वो आपको सारी चीजें पता है क्या होगा, सेल के अंदर फटीगनेस हो जाएगी, अगर वो मसल्स के सेल्स हैं तो पेशेंट आपके पास है बहुत ज्यादा फटीगनेस के साथ भी आता है। तो ये आपने 3-4 देखो, 2 लाइनें थी लेकिन 2 लाइनों को एक्सप्लेन करने में हमें काफी ज्यादा टाइम था। अगर आपके पास ये 2 लाइनें क्लियर हैं तो इंशाल्लाह आगे वाला हमारे पास कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, आगे सिर्फ हमने जो सिम्टम्स हैं, जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है, उनको सिर्फ डिस्कस करना है, मेन चीजों पर पैथोफिजियोलॉजी थी। अब आते हैं हमारे पास सबसे पहले सायानाइड की तरफ। पहले हम सायानाइड पूरे को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कार्बन मोनोऑक्साइड को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले देखना है सर जो सायानाइड की पॉइजनिंग है, ये सायानाइड की पॉइजनिंग हमारे पास कहाँ कहाँ से पेशेंट को हो सकती है, क्योंकि ये एक्सपोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट का मतलब कि किस रिसोर्स या किस जगह पर एक्सपोजर होने की वजह से उसको सायानाइड की पॉइजनिंग हो सकती है, तो हम उसको डायग्नोस भी नहीं कर सकते, हमें उसकी प्रेजेंटेशन का भी नहीं पता चलेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक्सपोजर का पता होना चाहिए। सिंथेटिक प्रोडक्ट कंबस्चन कि सर अगर कोई हमारे पास सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की कोई फैक्ट्री है, जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री है या प्लास्टिक की बोटल्स बनाने वाली फैक्ट्री है, अगर वहां पर आग लग जाए, कंबस्शन हो जाए वहां पर, तो बच्चों उधर से क्या है, ये सायानाइड गैस की फॉर्म में रिलीज होगा। देखो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एक सायानाइड की होती है डायरेक्ट गैस फॉर्म, एक इसकी होती है सॉलिड फॉर्म जो ये फ्रूट्स के अंदर आके बनती है। तो यहाँ पर सर सिंथेटिक प्रोडक्ट से जब हमारे पास मतलब कि आपकी फैक्ट्री के अंदर आग लग जाए या प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रीज में आग लग जाए या डायरेक्टली कंबस्शन से सायानाइड हमारे पास क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। दूसरा बच्चों एमेग्डालिन इंजेक्शन कि सर अगर हम क्या कर लें, जो आपकी एप्रिकोट्स हैं, अगर एप्रिकोट्स को बहुत ज्यादा हम इनटेक कर लें और उनके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं एमेग्डालिन, ठीक है जी, एमेग्डालिन कह लो जो भी आपने इसको प्रोनाउंस करना है, बट ये जो एमेग्डालिन है ना बच्चों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एमेग्डालिन सर किस तरह पेशेंट के अंदर सायानाइड पॉइजनिंग करवाता है, ये जरा आपने यहाँ पर देखिएगा। आपने जरा गए हैं एप्रिकोट के बाग में गए हैं, वहां पर आपके मुफ्ती के एप्रिकोट्स मिले एंड यू स्टार्टेड टू ईट अ लॉट, तो आपने बहुत ज्यादा वहां पर खाना शुरू कर दिया था। अब आपकी बॉडी में अगर एप्रिकोट खाओगे तो क्या है सर, एमेग्डालिन भी जाएगी। एमेग्डालिन क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, जब एमेग्डालिन आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, इट स्टार्टेड टू कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो एमेग्डालिन क्या करेगी बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगी। जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये एमेग्डालिन बाइंड होती है ना, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं, मतलब इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, अगर आपने लिखना है तो यहाँ पर
हाइड्रोलाइसिस हुई, एमेक्टिलीन वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन हुआ, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है दैट इज द ग्लूकोज प्लस हाइड्रोजन सायानाइड। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एमेक्टिलीन का इंटेक बहुत ज्यादा करोगे, ये हाइड्रोलाइसिस करेगी वाटर के साथ, और इसकी जो एक बाई प्रोडक्ट है वो हमारे पास HCN है, वो हाइड्रोजन सायानाइड है। और यही जो हाइड्रोजन सायानाइड है बच्चों, फिर ये आपने क्या करवाएगी, सायानाइड पॉइजनिंग करवाती। तो ये वाला रिएक्शन आपने याद रखना, ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए ना इसको नीचे लिख देता हूँ साफ सा करके, ना इधर यहाँ पे लिख देते हैं। एमेक्टिलीन रिएक्शन आपने लिखना है यहाँ पे पहले नाम पे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ये पता नहीं एमेक्टिलीन से, इसके इनटेक से हमारे पास किस तरह पॉइजनिंग हो जाती है। तो बच्चों ये एमेक्टिलीन रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन सायानाइड हमारे पास बनती है, फिर उसकी वजह से आपको ये सिम्टम आती है। ठीक है, तो एक तरफ आप लिखो एमेक्टिलीन, एमेक्टिलीन combines with the water, the process of the hydrolysis occur here। और जो इसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं, मसला इसकी बाई प्रोडक्ट्स क्या है, उसमें हमारे पास एक तो ग्लूकोज बन रही है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन सायानाइड बन रही है। और ये जो हाइड्रोजन सायानाइड है बच्चों, ये क्या है हमारे पास, फिर ये सायानाइड की पॉइजनिंग करवाती है। तो ये आपने जरा याद रखना है। तो आप देख लो कि सर यहाँ तो हमारे पास कहीं पर आग लगी हो, या हम एप्रिकॉट के सीड से जो एमेक्टिलीन मॉलिक्यूल निकलता है अगर उसका ज्यादा इंटेक कर लें उसकी वजह से, या फिर तीसरा बच्चों सीधा ये है कि आप अपनी मेडिकल लाइफ से बड़ा फेडअप हो, बड़े आप फ्रस्ट्रेटेड हो, जिंदगी से आप बहुत ज्यादा तंग हो, एंड यू वांट टू डू सुसाइड, और फिर आपको कोई चीज नजर नहीं आए तो आपको सायानाइड नजर आता है, जो मिल जाता है, मतलब इतना कॉमनली तो नहीं मिलता बट ये सायानाइड मिल जाता होता है। तो अब आपने क्या किया, हम इसको मतलब सुसाइड अटेम्प्ट के लिए भी सायानाइड को यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा फायर विक्टिम्स के जिनका ना मतलब आग के अंदर जो जले होते हैं उनका भी सायानाइड, वो जाहिर बात है ना, आग लगी तो सायानाइड वहां पर काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वो इनका इंटेक करेंगे तो हमारे पास सायानाइड की पॉइजनिंग है। बच्चों ये 4 रिसोर्सेज आपने जरूर याद रखने, और एटलीस्ट इनमें से जो एमेक्टिलीन है, जो यूवर्ड का एमसीक्यूज भी आया हुआ कि इस तरह वो एक आपको पूरा ना सिनेरियो बना के देते हैं, 36 साल का आदमी था, वो इस तरह बाग के अंदर जाता है, बाग के अंदर थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, मतलब उस पेशेंट में सीवियर हेडेक होना शुरू हो जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, उसको सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है। और हॉस्पिटल में फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप कैसे उस पेशेंट का डायग्नोस करोगे, तो अभी मैं आपको डायग्नोस भी बताऊंगा, इसका डायग्नोस हमने किस तरीके से करना। ठीक है, तो बाकी अभी आपको वो सिनेरियो क्रिएट हो गया ना कि एप्रिकॉट्स के बाग में गया होगा, वहां से उसने एमेक्टिलीन का इंटेक किया हुआ, दैट कैन लीड टुवर्ड्स द सायानाइड पॉइजनिंग। अब इसमें ना अक्सर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, जब भी वो फार्मर आता है ना, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी बुक्स हैं सबके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग लिखी हुई है। आई थिंक से काफी सारे स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पर एग्री होंगे कि अभी तक जो उन्होंने वो फार्मर वाला सिनेरियो पढ़ा हुआ है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के साथ ही पढ़ा हुआ है, बट उसके अंदर बच्चों न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ज्यादा आती हैं, पैरासिम्पथेटिक सिम्टम ज्यादा आती हैं, उनके अंदर जो प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसके अलावा सैलिवेशन होती है, इसके बाद उनके अंदर स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी सिम्टम थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सिर्फ किसान को लेकर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हर दफा नहीं लगाना आपने। ठीक है, यहाँ पर यू वर्ल्ड के अंदर ये और दूसरे नंबर फर्स्ट एड के अंदर बच्चों बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोस आएंगे। ठीक है, तो उसमें से आज हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के बाद दूसरी आज ऐड कर लिया है सायानाइड। ठीक है, कि सायानाइड की पॉइजनिंग भी हो सकती है। सर जब सायानाइड की पॉइजनिंग हो गई है तो पेशेंट के अंदर हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या हैं, पेशेंट किन सिम्टम के साथ बच्चों प्रेजेंट करेगा, दैट इज एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सबसे पहले सर उस पेशेंट में हेडेक होगी, और ये हेडेक होगी लाइट हेडेडनेस होगी। ये लाइट हेडेडनेस आपने याद रखना है, क्योंकि ये मैंने कोई इतना सिंपल वर्ड नहीं लिखा। लाइट हेडेडनेस के अंदर और जो सीवियर हेडेडनेस है, दोनों में बच्चों हमने डिफरेंशियल डायग्नोज आगे जाके बनाने हैं। लाइट हेडेडनेस के अंदर हम हाइपोटेंशन कंसिडर करते हैं, उसके बाद ये पॉइजनिंग हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, कार्डिक आउटपुट कम हो रही है, हार्ट फेलियर वाला पेशेंट होता है, उनके अंदर ये ज्यादा लाइट हेडेडनेस होती है। ठीक है, जिनके अंदर सीवियर हेडेक मतलब सडनली सीवियर हेडेडनेस होती है ना, वो ज्यादातर हेमरेजिक पेशेंट्स होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है वो लाइट हेडेडनेस का हमने यूज किया है। इसके अलावा सर डिस्निया, शॉर्टनेस हो रहा है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, साइनाइड के साथ पॉइजनिंग हो रही है, और उस पॉइजनिंग की वजह से क्या हो रहा है, डिस्निया। वैसे कोई बंदा मुझे बता सकता है इसको डिस्निया क्यों हो रहा है? एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, कैन यू टेल मी व्हाई देयर इज डिस्निया इन दिस पेशेंट? जी स्टूडेंट्स, जी डॉक्टर किरण,
डॉक्टर फैज। कार्बन मोनोऑक्साइड इसको ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने दे रहा है हीमोग्लोबिन से, तो जब ऑक्सीजन हाइपोक्सिया हो रहा है यार सर, ऑक्सीजन कम हो रही है इस वजह। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, हाइपरवेंटिलेशन हुई है उसको ऑक्सीजन करने में, कंपनसेट करने में। ठीक है, अब मुझे खुशी इस चीज की हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने ना चीजें रिलेट करना शुरू कर दी। अब वो ये नहीं कह रहे, अब ऐसे नहीं कहेंगे सर डिस्निया हो रहा है, शॉर्ट है, सर पॉइजनिंग हुई तो ज्यादा बार डिस्निया ही होना। एटलीस्ट चीजों आपने कोशिश की है उनको रिलेट करवाने की, तो ये एक अच्छी चीज आ रही है हमारे पास। देखो बच्चों, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो डिस्निया होता है ना, अगर मेरे पास ये ब्लड सर्कुलेशन है, पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक किया सर, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, सेल को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अगर ऑक्सीजन मिल भी रही है तो आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या एटीपी की प्रोडक्शन नहीं करवा रही। एक चीज तो ये होगी है। दूसरे नंबर पर बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, डिड यू नोटिस मैंने यहाँ पर एक आपको चीज लिखवाई थी, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से सर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। जब लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो जाहिर बात है आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी ज्यादा हाइड्रोजन आइंस आएंगे। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा हाइड्रोजन आए, बच्चों आपकी जो पीएच होती है ना, ये पीएच ड्रॉप होती है। जब भी आपकी पीएच ड्रॉप वाला ब्लड आपके रिस्पायरेटरी सेंटर के पास जाता है ना, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर, तो वो रिस्पायरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करता है, क्योंकि उसको लगता है यार ना कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक की नेचर होती है, तो शायद कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से ना इस पेशेंट के अंदर जो ब्लड की पीएच है ना, वो उस वजह से ड्रॉप हुई है। तो जब भी आपके ब्लड की पीएच ड्रॉप होती है ना, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी एक्सेस होती है, बट ये है कि जब उसको डिस्निया हो जाता है तो वो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को ना बाहर निकाल देता है। तो मेन चीज इसके अंदर बच्चों ये थी, लैक्टिक एसिडोसिस, हाइड्रोजन आयंस की एक्सेस प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन की पीएच ड्रॉप, ये पीएच ड्रॉप वाला ब्लड जो रिस्पायरेटरी सेंटर आपके मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर पड़ा, उसको जाके एक्टिवेट करता है। रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा होती है, जब रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा होती है तो देयर इज अ डिस्निया दैट यू कैन सी इन दिस पेशेंट। गुड हो गया जी। आगे आते हैं सर, ड्रोजीनेस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है ड्रोजीनेस, सीजर्स एंड द कोमा। अच्छा जी, इसका क्या रीजन हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक, इनका क्या रीजन हो सकता है, उसको सीजर्स क्यों आ रही हैं, या वो पेशेंट कोमे में कैसे जा सकता है इतनी जल्दी? जी स्टूडेंट्स, व्हाई देयर इज सीजर्स, या मैं ऐसे कहता हूं तीनों न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्यों आ रही है इसमें? वैसे अगर आप गौर करो ना तो मैंने आपको आंसर, कॉमा सिनकोप के साथ भी रिलेट करके बता सकते हैं कि कार्डिक आउटपुट जो आई थिंक वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होने की वजह से CO2 ज़्यादा हो जाएगी, तो जिसकी वजह से माइट भी पेशेंट सिनकोप या कोमा की हालत में चला जाए। नहीं यहाँ पे इतनी जल्दी हम मतलब कार्डिक आउटपुट की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि आपका हार्ट ठीक काम कर रहा है, यहाँ पर हार्ट का मसला नहीं है, तो कार्डिक आउटपुट सर हाइपोक्सिया से सर वाटर शेड एरिया है वो डैमेज होगा सर ब्रेन के, वो जो मोर प्रोन टू होता है इंजरी के लिए तो सबसे पहले। वो तो वॉमिटिंग वाला सेंटर सबसे पहले होता है, तो इसको वॉमिटिंग होनी चाहिए थी यहाँ पे। सर हाइपोथैलेमस भी तो होगा सर, हिप्पोकैम्पस सॉरी। ठीक है, हिप्पोकैम्पस हो गया, तो हिप्पोकैम्पस का क्या काम होगा, उसका तो मेमोरी के साथ नहीं रिलेटेड होता। जी सर। तो मेमोरी लॉस तो हमने लिखा ही नहीं। सर हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड सीजर भी तो होता है ना? हाइपोक्सिया इंड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हाइपोक्सिया तो नहीं ना हो रहा, यहाँ पर तो पॉइजनिंग हो रही है। सर पॉइजनिंग से तो हाइपोक्सिया हो रहा है अल्टीमेटली। चलें ठीक हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, रिलेट करें उसको सीजर्स के साथ। आप काफी हद तक पहुंच गए क्वेश्चन के आंसर तक ना, सिर्फ आपने इतनी सी थोड़ी सी बात और ऐड कर देनी थी कि सर यहाँ पर हुई है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से बच्चों जो न्यूरोलॉजिकल इंपल्सिस होती है ना, उनकी ट्रांसमिशन बढ़ जाती है, और जो आपका कॉर्टेक्स होता है ना, दैट्स को यहाँ पर देखिएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाली न्यूरॉन्स होती हैं, ये सबसे ज्यादा नॉटी होती हैं, मतलब इनको सबसे, हमें पता है ना कि सबसे ज्यादा आपके पास ऑक्सीजन जो ब्लड है वो आपके ब्रेन को चाहिए। इवन तो जो अब मेरा ब्रेन है वो बॉडी का मास की बात की जाए ना तो सिर्फ 2% है, आपकी बॉडी के मास के हिसाब से जो ब्रेन है वो जस्ट 2% है। लेकिन अगर बात की जाए ना उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट की, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की, ग्लूकोज रिक्वायरमेंट की, ये आपकी बॉडी का 20% पार्ट जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है ना उसको यूटिलाइज करता है। मास कितना है, सिर्फ 2%।
एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 20%। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप लाइब्रेरीज के अंदर जाकर ज्यादा फोकस से पढ़ते हैं तो आफ्टर 2 to 3 आवर्स आपको भूख लग जाती है। उसका रीजन आज मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। वैसे न्यूरोलॉजी के अंदर आपको मैं मेन चीज की बताऊंगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हुआ क्या है, आधी बात तो आपने मुझे बता दी कि सर हाइपोक्सिया हो गया। यहाँ पर हाइपोक्सिया क्या था कि हाइपोक्सिया हमने कहा था कि सर सेल को मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसके पास ना एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो एटीपी है ना उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, इस वजह से सेल हमारे पास क्या है, ये डेथ की तरफ जा रहा है। लेकिन डेथ की तरफ जाने से पहले पहले हमने इसने क्या किया, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म किया है। और एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हुई, और लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से पेशेंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आती हैं, चाहे वो डिजीनेस है, चाहे वो सीजर्स हैं, चाहे वो हमारे पास पेशेंट कोमा के अंदर चला जाता है। कोमा के अंदर पता कब जाता है, जब इसकी पूरी ब्यूटीफुल न्यूरॉन के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, पूरी न्यूरॉन के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है। वैसे सबका मैं आपको आंसर वैसे बता चुका था। अब आप मैं थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा और ओपन कर दूं इसी कंसेप्ट को, इफ यू वांट। नहीं तो अगर समझ आ गई तो मैं आगे की तरफ कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो तो। जी सर चाहती हूँ मैं। क्या वो आप यस जानते सर, हैं? सर आप करिए सर इसको एक्सप्लेन। चले मैडम, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने एक बात की थी कि सर यहाँ पर होता है, अब मैं आपको सीजर का रीजन बताता हूँ। देयर इज ऑलवेज रीजनिंग ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी, वेलकम टू मम्स मेडिकल अकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर होता है सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है। सर एटीपी नहीं है, सर एटीपी नहीं है, सोडियम पोटाशियम पंप चलेगा? सर नहीं चलेगा। सोडियम पोटाशियम पंप नहीं चलेगा, इंट्रासेलुलरली क्या होगा सर? सोडियम ज्यादा होगा, इंट्रासेलुलरली सोडियम ज्यादा होगा। बच्चों जब इंट्रासेलुलर सोडियम ज्यादा होगा तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन ज्यादा होगी या कम होगी? जी स्टूडेंट्स, अगर इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी ज्यादा हो रही है, पॉजिटिव आयन या सोडियम ज्यादा सेल के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो जो इसका मतलब के डीपोलराइजेशन न्यूरॉन की होती है ना, वो क्या होती है, वो टाइम से भी पहले होती है, इवन तो वो ज्यादा डीपोलराइजेशन होती है। तो जब आपकी न्यूरॉन्स की ज्यादा डीपोलराइजेशन होगी बच्चों, तो उसकी जो एक्साइटेबिलिटी होती है न्यूरॉन की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो सीजर की डेफिनेशन क्या होती है? सीजर की डेफिनेशन यही होती है, एक्सेसिव इंपल्सिविटी ऑफ योर न्यूरॉन्स। कि जब आपकी न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, वो बहुत स्पीड के साथ क्या करती हैं, मतलब कि अपनी फायरिंग करती हैं, एसिटाइलकोलिन को बहुत रैपिडली वो रिलीज करती हैं, तो उसको हम सीजर्स कहते हैं। और यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? सेल के अंदर ज्यादा पॉजिटिव आयन है, सेल हमारे पास जो न्यूरॉन है वो बहुत जल्दी क्या हो रही है, पॉजिटिविटी तक जा रही है। जब वो जल्दी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, डीपोलराइजेशन ज्यादा हो रही है। जब डीपोलराइजेशन ज्यादा होगी तो पेशेंट के अंदर आपको सीजर अटैक नजर आता है। ये बहुत सारे मतलब कि ना सिनेरियोज के अंदर यही पैथोफिजियोलॉजी फॉलो होती है। तो आज चाहे इसका आपको ना आइडिया हो गया। हाँ जी, तीनों मैंने सारी सिम्टम आई होप सो कि आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिए। सबसे पहले ड्रोजीनेस का, लैक्टिक एसिडोसिस, सीजर वही हमारे पास इंट्रासेलुलर सोडियम ज्यादा होती है। और उसके बाद जब लैक्टिक एसिडोसिस मतलब पूरा जो न्यूरॉन है उस सब के अंदर एसिड जमा हो जाता है ना, तो आपकी सेल्स डेथ की तरफ चली जाती हैं एंड इट लीड्स टू कोमा। आगे बच्चों हम इसकी बात करते हैं स्किन की। तो बच्चों स्किन आपको इसकी नजर आती है चेरी रेड, मतलब ब्यूटीफुल चेरी रेड कलर की आपको इसकी स्किन नजर आती है। मैंने यहाँ ये देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और दोनों के अंदर आपको क्या नजर आती है, चेरी रेडनेस आपको यहाँ पर नजर आती है। वैसे आप में से कोई बता सकते हैं व्हाई देयर इज द रेडनेस ऑफ द हैंड बिकॉज ऑफ द साइनाइड पॉइजनिंग? एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट जी? सर वो लाइट पड़ती है तो बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा है ना सर, ऑक्सीजन ज्यादा है तो उससे क्या होगा? मतलब स्किन रेड नजर आई उसकी वजह से। सर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सर वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट। सर नाइट्रेट है तो वेजोडाइलेशन होगी सर वहां पे। एग्जैक्टली द आंसर इज दैट, एग्जैक्टली सर, यहाँ पर वेजोडाइलेशन हो गया बच्चों। यहाँ पर वेजोडाइलेशन की वजह से आपने देखा नहीं, एनाफिलैक्टिक शॉक का पेशेंट या सेप्टिक शॉक का पेशेंट, जिनकी मतलब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वेजोडाइलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये वेजोडाइलेशन होने की वजह से आपकी स्किन चूंकि सेंसिटिव होती है, हैंड्स की स्किन जो होती है, तो पूरी बॉडी के अंदर आपको ये रेडनेस नजर आ सकती है। तो वेजोडाइलेशन की वजह से बच्चों ये हमें रेडनेस नजर आती है। उसकी वेजोडाइलेशन के बहुत सारे रीजन हैं। पीएच ड्रॉप हो उसकी वजह से भी वेजोडाइलेशन होती है, एक नाइट्रेट्स वाला कंसेप्ट है इसके अंदर, उसकी वजह से भी वेजोडाइलेशन होती है।
तो ये सर इसमें जो सेल है वो फट जाता है, उस वजह से नहीं यार सेल को अभी थोड़ा इतनी जल्दी थोड़ा फाड़ देना है, अभी सेल स्टार्ट वाली फेज के अंदर है, अभी ये कंपनसेट कर रहा है, समझ रहे हैं? ये सेल की जो ब्लड सर्कुलेशन की इंट्रावस्कुलर चेंजेस हैं, ये उनकी वजह से आ रहे हैं। तो इतनी जल्दी सेल के साथ ना ज्यादती कर। तो अब जितने बंदे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वाले होते हैं ना, वो 2-2.5 घंटे बाद मरते हैं। यहाँ साइनाइड वाले 3-4 घंटे बाद उनकी डेथ होती है। तो जो स्टार्ट के अंदर होता है, ये सारी चेंजेस उनके अंदर आपको नजर आती है। यार आपने से 2022 या 23 के अंदर ना, या मरी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई थी, तो शायद आप लोगों को पता होगा, वो आफ्टर 2.5 और मेरे ख्याल में 3 घंटे के बाद उनकी डेथ हो रही। तो इवन तो कुछ लोगों की 6 से 7 घंटे बाद भी डेथ हुई थी, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर याद रखें, इसलिए आपको कह सर रहा हूँ इधर ये वैसोडाइलेशन पीएच लो होने की वजह से हुई है। जी लैक्टिक एसिडोसिस होने की वजह से इसकी वैसोडाइलेशन है। ओके सर। उसके अलावा बच्चों, जो हमारे पास वेन्यूल्स इन रेटिना, रेटिना के अंदर जो छोटे छोटे वेन्यूल्स हैं, वो कह रहे वो भी हमें रेड कलर के नजर आएंगे, और उसका भी रीजन वो ये वैसोडाइलेशन। अब बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है ना, देखो जैसे आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट को साइनाइड की पॉइजनिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है। अब इतनी जल्दी ना आप उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों के अंदर जो सिम्टम्स होती है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। उसमें भी हेडेडनेस होती है, उसमें भी कंफ्यूजन, सीजर्स होती है, उसमें भी दोनों में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, चेरी रेड स्किन भी दोनों में नजर आती है। तो जो डिफरेंशिएट होता है ना, वो थोड़ा सा करना ना, मतलब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। फिर उसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कौन सा है? आपने उसका ब्रेथ टेस्ट करना है। जैसे कज्जे वो पकड़ते गाड़ी को ब्रेथ टेस्ट नहीं करते सबसे पहले जाकर, वो अल्कोहलिक ब्रेथ टेस्ट होता है। तो आपने उसका ये पहले ब्रेथ टेस्ट करना है। अगर उसके माउथ से एलमंड ऑर्डर, मतलब ये एलमंड ऑर्डर आ रही है, तो इसका मतलब है उसमें साइनाइड की पॉइजनिंग है। जैसे हमने कहा था ना कि सर अगर पेशेंट डीके का है, तो उसके अंदर फ्रूटी स्मेल्स आएगी, ओ माय गॉड वेरी गुड स्मेल। तो इसी तरह यहाँ पर साइनाइड पॉइजनिंग वाले पेशेंट के अंदर आपको एलमंड ऑर्डर स्मेल नजर आएगी, ठीक है? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यूज डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, और आपको क्लिनिकली भी इन चीजों के बारे में डिफरेंशियल डायग्नोज बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैं अपनी सिम्टम्स को यहाँ पर समराइज करता हूँ। हेडेडनेस, कंफ्यूजन, ड्रोजीनेस, डिस्निया, चेरी रेड स्किन है बच्चों, और उसके बाद आती है हमारे पास ब्राइट रेड। ये वैसे आइस वाला इतनी जल्दी तो नहीं पता चलता, फंडोस्कोपी के ऊपर ही पता चलेगा। बाकी एलमंड ऑर्डर आपने क्या रखना है यहाँ पर याद रखना है। अब आते हैं बच्चों लैब्स। अब ये यूएसएमडी वाले बच्चों थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, अब आपके काम की बात शुरू होने लगी, क्योंकि ऊपर वाली एनआरई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लैब्स पूछी जाती हैं, यूवर्ल्ड के अंदर भी इसके एमसीक्यूज हैं, और आगे एमबीएमई के अंदर भी इसका एमसीक्यूज है। आई थिंक उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की लैब्स हैं एमबीएमई के अंदर। तो हमने क्या देखना है जब आपने एमबीएमई सॉरी लैब्स के अंदर हमने क्या क्या चीज देखनी है? सबसे पहले तो ये है कि जो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना, वो नॉर्मल रहे। हाँ जी, आर यू एग्री विथ मी? The partial pressure of the oxygen is normal in the cyanide और carbon monoxide poisoning, दोनों के अंदर इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या रहता है? वो हमारे पास नॉर्मल रहता है। जी डॉक्टर दरिया, मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। कैसे मैं ठीक कह रहा हूँ? हाउ इट्स पॉसिबल? ऑक्सीजन तो ये जा रहा है आगे, वो बाइंडिंग में उसकी मसला है, या उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज वो काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजन तो सही है। ठीक है, ऑक्सीजन वेरी गुड। सर ऑक्सीजन का मसला नहीं है यहाँ पर, पैसे का मसला नहीं है यहाँ पर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि बच्चों जो पार्शियल प्रेशर होता है, चाहे वो ऑक्सीजन का है चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का, पार्शियल प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द फ्री फॉर्म ऑफ योर ऑक्सीजन इन द ब्लड सर्कुलेशन। कि सर जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर फ्री फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन है, जिसको कोई तंग करने वाला नहीं है, ये क्या करता है, इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर जनरेट होता है। तो यहाँ पर साइनाइड की पॉइजनिंग कराओ, मोनोऑक्साइड की कराओ, फ्री फॉर्म वाला जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ठीक है, आपकी रिस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, उसका पार्शियल प्रेशर नॉर्मल होता है, ठीक है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन और द कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड्स अपॉन द फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, डिपेंड्स अपॉन द फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको इसलिए उस दिन फिजियो में बता दिया ये वाला कंसेप्ट। दूसरे नंबर पर आपको इसमें एलिवेटेड लैक्टेट मिलेगा, वो बात तो हमने ऊपर कर लिया कि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, तो लैक्टिक एसिडोसिस हमें इस पेशेंट के अंदर मिलेगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मिलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिड, ठीक है? दो टाइप्स की होती है, एक होती है नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और एक होती है हमारे पास एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है? जिसका हमने निमोनिक भी मैंने आपको लिखवाया था वहां पर रीनल के अंदर, एक का निमोनिक हरदास था और एक का निमोनिक हमारे पास मड पाइल्स है, ठीक है? तो अगर नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसका निमोनिक हरदास लिख लें,
और जो हमारे पास इंक्रीज इन आयन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसका निमोनिक मड पाइल्स है। अगर जहाँ पर लिखना है तो लिख लें, वैसे आपके रिस्पायरेटरी सेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये एमसीक्यूज है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारे पास किसकी वजह से हो रही है? साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रही है? क्योंकि बाइकार्बोनेट तो यहाँ पर रिलेट नहीं है डायरेक्टली। पीएच ड्रॉप हो रही है सर, क्या हो रहा है? पीएच ड्रॉप हो रही है। जी सर, पीएच तो ड्रॉप हो रही है, किस वजह एनारोबिक से हो रही रेस्पिरेशन की वजह से। है? एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से। उसकी वजह से क्या हो रहा है ऐसा कि जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है? लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो रहा है। लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो रहा है, तो लैक्टिक एसिड के ऊपर तो पीएच डायरेक्टली डिपेंड ही नहीं करती। सर हाइड्रोजन आयंस भी हाइड्रोजन आयन, ये decrease बताया ना हो मैडम, रहे हैं। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर का आपको पता है कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस हमारे ज्यादा हो रहे हैं। जो लैक्टिक एसिड है वो लैक्टिक एसिड हमारे पास हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है। हाइड्रोजन आयंस ब्लड सर्कुलेशन में गए, पीएच को ड्रॉप किया, और जब पीएच ड्रॉप होगी दैट पीएच इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। हाँ जी, लैब चेंजेस क्या है सर? पार्शियल फ्रैक्शन नॉर्मल है, जो पीएच वो मेरे पास ड्रॉप है। और कौन सी पीएच ड्रॉप है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ पर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस नहीं हो रही, यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है। अच्छा, इसका कंपनसेटरी क्या होगा? अगर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है तो इसका कंपनसेटरी क्या होगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अल्कलोसिस। रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस। और रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस कैसे होगी मैडम? रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस कैसे होगी? मतलब पीएच कैसे इंक्रीज होगी? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को डाइऑक्साइड इंक्रीज करके, रेस्पिरेशन के इंक्रीज लेवल को डिक्रीज करके। वेरी गुड। तो देखा, अब मैं आपको चीजें रिलेट करवाने में आई थिंक तो कि मेरा मकसद पूरा हो रहा है कि लैक्टिक एसिडोसिस मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, उसकी वजह से क्या किया? कंपनसेटरी रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस हमने करनी है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। और कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे बाहर निकालोगे? रिस्पायरेशन को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके? सर इंक्रीज करके। तो इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको? डिस्निया नजर आता है। ओह माय गॉड, दैट इज ब्यूटीफुल कांसेप्ट। नाइन गैप और नॉन नाइन गैप का भी एक्सप्लेन कर दें यार वो रिस्पायरेटरी उसमें रीनल में करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है वो। रीनल बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी रीनल का। अगर उसको यहाँ पर खोलना शुरू कर दिया, इट्स वेरी वेरी लॉन्ग टॉपिक। उसमें ना हम करते हैं असल में ना डिफरेंस देखते होते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है, हाइड्रोजन माइनस क्लोराइड, सोडियम हो गया हमारे पास, बाइकार्बोनेट्स, और इस तरह मतलब क्लोराइड। ये हमारे पास फार्मूला, क्लोराइड पहले आता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एनाइन गैप ना उसको फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास, क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कितने होते हैं डॉक्टर साहब? मैं कहता हूँ 140। क्लोराइड कितना होता है बॉडी में? 110। बाइकार्बोनेट्स 24, 140, ये 134। दोनों को माइनस करो, कितना आता है मेरे पास? तकरीबन 6 आता है। ठीक है, तो वैसे जो नॉर्मल आपके पास सोडियम होती है 145 होती है ये, तो इसमें ऐड कर तो ये 11 बनता है। तो डॉक्टर साहब 8 से लेकर 14 तक अगर आपके पास ये वैल्यू आती है ना, तो वो हमारे पास नॉर्मल एनाइन गैप होता है। अगर हमारे पास 8 से लेकर 14, कुछ बुक्स इसको 10 to 15 भी लिखती हैं, बट जो आइडियल है जिसको यूवर्ट भी मानता है वो है 8 से लेकर 14। अगर 8 से 14 के दरमियान में इस फार्मूले के अगर आप पुट करो और 8 से 14 के दरमियान में रेंज आ रही है ना, वो नॉर्मल एनाइन गैप होता है। अगर 14 से ज्यादा आ जाए, 20 आ जाए, 22 आ जाए, फिर वो इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये हम देखते हैं जिनके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं, जिसमें सोडियम कम हो जाए, क्लोराइड कम हो जाए या बाइकार्बोनेट्स कम हो रहे हैं, उनमें हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब आते हैं बच्चों इफेक्ट ऑन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। सर हमारी जो ब्यूटीफुल ओडीसी कर्व थी, उस ओडीसी कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है सायानाइड की पॉइजनिंग की वजह से? सर कर्व रहती है हमारे पास नॉर्मल, कर्व क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी, क्योंकि भाई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड भी हो रही है और यहाँ से वो डिसोसिएट भी हो रही है, तो मसला आ रहा है सेल के अंदर। तो इसलिए जो कर्व यहाँ पर आपकी इसमें साइनाइड की वजह से होती है बच्चों, वो नॉर्मल होती है। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अक्सर बच्चे ना इसको पता क्या लिखते हैं? राइट साइड शिफ्ट। राइट साइड शिफ्ट बच्चे तब होती है जब हमारे पास एक्सरसाइज करो या अनलोडिंग ज्यादा हो रही हो। मैंने आपके लिए ऑक्सीजन कार्ड आपको बताया हुआ है ना जी। ऑक्सीजन कार्ड का मुझे जरा इंफॉर्मेशन दे रहे थोड़ी सी, मैं भूल गया। ऑक्सीजन कार्ड बताएं क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीजन कार्ड?
सर हीमोग्लोबिन increase में carbon मॉलिक्यूल dioxide and के increase ऊपर ऑक्सीजन hydrogen लगी ions. हुई है और जिस जिस टिश्यू को चाहिए होगी वो देता जाएगा, मतलब पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी का कंसेप्ट भी। पॉजिटिव कोऑपरेटिव समथिंग एल्स। हमने कहा था ऑक्सीजन कार्ड का जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि डॉक्टर जरिए आपको हमने ड्राइवर बताया था। सर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए इसलिए हाँ जी, फीवर है उसको, इसलिए उसको 2-3 बीपीएच ज्यादा इंक्रीज हो गया इसलिए पीएच कम है इसलिए। वेरी गुड डॉक्टर जरिया। डॉक्टर जरिया को हमने उसके ड्राइवर बनाया था ना, इसलिए इसको याद है कि ऑक्सीजन का इसने किस बंदे को ऑक्सीजन देनी है। तो टेम्परेचर ज्यादा, पीएच कम, 2-3 बीपीजी ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, इन सब की वजह से क्या होगा हमारे पास पेशेंट को हमने उसकी राइट कर्व हो, ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन की अनलोडिंग होती है। अब यहाँ पर भैया ऐसा कोई मसला ही नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड भी हो रही है, नॉर्मल बाइंड हो रही है, कोई ज्यादा ये नहीं कि अनलोडिंग ज्यादा हो रही है या जो लोडिंग है वो हो नहीं रही, वो सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पर कर्व का मसला नहीं है। ऑक्सीजन सैचुरेशन में अपीयर नॉर्मल इनिशियली, स्टार्ट के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक रहती है। डिस्पाइट एम्पल ऑक्सीजन सप्लाई इट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू इनइफेक्टिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बच्चे वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सर आप जितनी मर्जी ऑक्सीजन देते जाओ, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इस बंदे को जितनी मर्जी दे दो, लेकिन हमें इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो आपने ऑक्सीजन उस बंदे को दे रहे हो ना, ये देखो डॉक्टर साहब, आप उसको बाहर से ये ऑक्सीजन दे रहे हो, तो आपकी ये जो सायानाइड है, सायानाइड ने क्या किया हुआ है, सायानाइड तो कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट किया हुआ है। आप बाहर से जब तक मैं ये कॉम्प्लेक्स 4 को एक्टिवेट नहीं करता, सायानाइड को यहाँ से रिमूव नहीं करता, तब तक मेरी ऑक्सीजन का मकसद ही नहीं है पूरा होता। तो इसलिए इस पेशेंट को ऑक्सीजन का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इस पेशेंट के अंदर मैंने सायानाइड को मैंने रिमूव करना है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पर बताई है कि जितनी मर्जी आप एम्पल ऑक्सीजन दे लो, ये पेशेंट हमारे पास ज्यादा इंप्रूव नहीं करता, क्योंकि इसको ऑक्सीजन का मसला नहीं है, इसको मसला किस चीज का है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म इसका इनहिबिट है, कॉम्प्लेक्स 4 इसका इनहिबिट है। किस वजह से? सायानाइड की वजह से। तो काइंडली ऐसे करो, कॉम्प्लेक्स 4 से पहले सायानाइड को रिमूव कर दो, उसके बाद आप बाहर चाहे उसको ऑक्सीजन देते रहो, फिर ऑक्सीजन अपना काम दिखाएगी, फिर एरोबिक मतलब जो मेटाबॉलिज्म है ना वो होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने यहाँ पर याद रखना है। सायानाइड की वजह से ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं आता। हाँ, अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से पॉइजनिंग होती है ना, तो उसके अंदर इसका इफेक्ट आता है ऑक्सीजन का, वो भी अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। तो बच्चों अब हमने इसकी सिम्टम देख ली, पैथोफिजियोलॉजी देख ली, हमने इसकी लैब्स फाइंडिंग देख ली कि भाई कर्व भी नॉर्मल है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी इसका नॉर्मल होगा, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फिर मैं सर इसका ट्रीटमेंट क्या करूंगा? तो बच्चों आपने इसका ट्रीटमेंट करना है यहाँ पर डीकंटेमिनेशन, मतलब कि रिमूव करनी है सायानाइड को किसी भी तरीके से। अच्छा, मुझे आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है, इज देयर एनी ड्रग दैट कैन कॉज द सायानाइड पॉइजनिंग? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नाइट्रोपोसाइड। वेरी गुड, डॉक्टर सहर आई थिंक बोली हैं, वो कह रही कि सर जो नाइट्रोप्यूसाइड ड्रग है, कहाँ पर यूज करते हैं नाइट्रोप्यूसाइड को? हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर, वेरी गुड, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर हम नाइट्रोप्यूसाइड यूज करते हैं बच्चों, ये वाली ड्रग। और इसका साइड इफेक्ट भी क्या है कि ये सायानाइड पॉइजनिंग करवाती है। आपके यू वर्ल्ड का एमसीक्यू सॉल्व हो गया, आपके यू वर्ल्ड का एमसीक्यू सॉल्व हो गया। सिनेरियो किस तरह बनता है? आई नीड योर प्योर अटेंशन फॉर 1 or 2 minutes। पेशेंट आपके पास आता है, उसका ब्लड प्रेशर 220 होता है, पेशेंट के अंदर ब्लरी विजन होती है, पेशेंट के अंदर हिमाचूरिया, प्रोटीन यूरिया होता है, बीपी उसका एलिवेट होता है, पेशेंट के अंदर इरिटेशन, एजिटेशन होती है। आपने उस पेशेंट को क्या किया कि 180 से ज्यादा बीपी है, मैंने उसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वाली, जिसके अंदर आप हाइड्रोलाजेन भी यूज करते हो, नेफिडिपिन भी यूज करते हो और नाइट्रोप्यूसाइड भी यूज करते हो। आपने उसको नाइट्रोप्यूसाइड दी आफ्टर 2 to 3 hours और आफ्टर 6 to 7 hours। वो क्योंकि पेशेंट अभी आपके पास एडमिट है, उस पेशेंट में लाइट हेडेडनेस होना शुरू होगी, पेशेंट के अंदर सीजर्स होना शुरू हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सर पेशेंट हाइपरटेंसिव का था, आपने नाइट्रोप्यूसाइड ड्रग दी होगी, उसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ है, सायानाइड पॉइजनिंग। क्योंकि नाइट्रोप्यूसाइड ड्रग का एक बाई प्रोडक्ट जो अल्मंड ऑर्डर भी आएगा, वो सायानाइड है। जी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? अल्मंड ऑर्डर जो ऊपर आपने वो साइन बताया था एक, वो तो सब देखिए ना, वो एल्मंड ऑर्डर, जाहिर बात है अगर उसको साइनाइड की पॉइजनिंग हो रही है, क्योंकि साइनाइड प्रेजेंट है ना नाइट्रोप्यूसाइड में, तो फिर एल्मंड ऑर्डर भी होगी इसके अंदर। तो वो आएगा नहीं, हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल के दौरान उसको ये मसला हो गया,
जब उसको आपने ये ड्रग दी है, आया तो वो आपके पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की सिम्टम के साथ। तो ये याद रखना, इस तरह के सिनेरियो पूछे जाते हैं। अब सर जरा काइंडली बता भी दें कि साइनाइड पॉइजनिंग वाले पेशेंट को मैंने ट्रीट करना है तो मैं इसको किस तरह ट्रीट करूंगा। बच्चों सबसे पहले जो आपने काम करना है वो है डीकंटेमिनेशन। सबसे पहला काम क्या है? डीकंटेमिनेशन। बच्चों ज्यादातर जो पॉइजनिंग्स होती है ना, इवन दो जो हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट हुई है या इसके अलावा किसी भी पेट्रोल की वजह से हुई है, सबसे पहले हम डीकंटेमिनेशन करते हैं, मतलब उसके जो कपड़े हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास उन्होंने लिखा है रिमूव द क्लोथिंग, जहां पर हमारे पास साइनाइड लगा हुआ उसको पहले सबसे पहले रिमूव करो। आपने उसको डीकंटेमिनेट कर दिया है। डीकंटेमिनेट करने के बाद बच्चों अब बात आती है ड्रग्स की। मोस्ट कॉमनली जो हम यहाँ पर ड्रग यूज करते हैं दैट इज द हाइड्रोक्साकोबालामीन। सबसे ज्यादा ये ड्रग यूज की जाती है, कौन सी? हाइड्रोक्सोकोबालामीन। अब ये हाइड्रोक्सोकोबालामीन किस तरह साइनाइड की पॉइजनिंग को ठीक करती है बच्चों? ये ड्रग अपनी कुर्बानी देती है। ये जो हाइड्रोजन कोबालामीन है, इसमें ये विटामिन B12 होता है, उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ये जो हाइड्रोक्सोकोबालामीन होती है ये अपनी कुर्बानी देती है। यहाँ पर किस तरह कुर्बानी देती है? ये ब्लड सर्कुलेशन में गई, वहां से सायानाइड को ये करती है अपने साथ बाइंड। देखिएगा ये है हाइड्रोक्सी कोबालामीन, ब्लड सर्कुलेशन में गई तो इसने क्या किया? CN सायानाइड को अपने साथ बाइंड कर लिया। जब सायानाइड को अपने साथ बाइंड करेगी तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? CN कोबालामीन। ये इसकी ये अपना हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव कर देती है। तो ये सायानाइड कोबालामीन बनती है, और जो सायानाइड कोबालामीन है बच्चों, उसको हम इजीली किडनी से क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह सर क्या हुआ कि हमारे पास जो सायानाइड की सर्कुलेशन में अमाउंट ज्यादा थी, जो सेल्स के साथ बाइंड थी, हमने उसको कोबालामीन के साथ बाइंड करवा के अपनी बॉडी से रिमूव कर दी है। तो इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस कह सकते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट की ड्रग कह सकते हैं, वो आपकी हाइड्रोक्सोकोबालामीन आप यूज कर सकते हो इसके पास। लेकिन एक बंदे को आपने ये ड्रग नहीं देनी। क्या कोई मुझे बता सकता है किस बंदे को मैंने हाइड्रोक्सोकोबालामीन नहीं देनी? रीनल फेलियर। रीनल फेलियर वाले पेशेंट को, वेरी गुड, रीनल फेलियर वाले पेशेंट को मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आपको इतनी 100 टाइम बताया हुआ है कि बच्चों जिस ड्रग का एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म रीनल होगा, अगर बंदे में किडनी का मसला है तो वो वाली ड्रग आपने नहीं देनी, उसका अल्टरनेटिव देना। अगर किसी बंदे के लीवर में मसला है, लिवर मेटाबॉलाइट ड्रग्स आपने उसको नहीं देनी। P450 की एंजाइम्स का मसला है, वो ड्रग आपने उसको नहीं देनी। एडिटिव ड्रग्स आपने नहीं देनी। इवन तो हम सारी ये एडिटिव साइनोजेस्टिक इंशाल्लाह जनरल फार्मा में डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां पर आप ये छोटी छोटी चीजों को ना समझना शुरू कर दो। मैं इसको दे रहा हूँ, क्यों नहीं दूंगा भाई? किडनी से निकली है तो किडनी से, मेरे पास किडनी का क्या काम है? फिल्ट्रेशन। तो अगर किडनी फेल है, वो सायानाइड को कहाँ से रिमूव करेगी? तो हाइड्रोक्सोकोबालामीन देने के बाद हो सकता है मैं लेने के देने पड़ जाए। तो ये चीज आपने साथ याद रखनी है। तीसरे नंबर पर बच्चों नाइट्राइट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम इस पेशेंट को ना नाइट्राइट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि नाइट्राइट्स ने क्या काम दिखाया था? सर नाइट्राइट्स काज करते हैं मैथमोग्लोबिनीमिया। मैथमोग्लोबिनीमिया नाइट्राइट्स हमारे पास काज करती है मैथमोग्लोबिनीमिया। और मैथमोग्लोबिनीमिया में क्या होता है? फेरिक। फेरिस की जगह पे क्या हो जाता है? फेरिक। हाँ जी, अब मुझे इस फेरिक का क्या फायदा है जी स्टूडेंट्स? Cyanide loves to bind with ferric. Cyanide easily bind to the हाँ, ये बात हुई ना सर, cyanide loves to bind with ferric. Don't forget this formula, and you always don't forget the word of love. So that's why I use this word again and again. तो बच्चों तीसरे नंबर पर जो आप यहाँ पर ट्रीटमेंट में ड्रग यूज कर सकते हो, that is the cyanide, सॉरी नाइट्राइट्स। तो नाइट्राइट्स ने कैसे किया? हमें मैकेनिज्म भी याद हो गया, मसला ही हल हो गया। ऑक्सीडाइज करेगी हीमोग्लोबिन को, मैथमोग्लोबिन बनाएगी। मैथमोग्लोबिन जब बाइंड करेगी, मैथमोग्लोबिन बनेगी, उसके साथ सायानाइड लगेगी, और जब सायानाइड लगेगी तो इस प्रोडक्ट का क्या नाम बनेगा? सियानोमेथमोग्लोबिन। सियानोमेथमोग्लोबिन, एसवी मैथमोग्लोबिन, जिसके साथ सायानाइड है। और ये क्या होती है भाई? इसका कोई हमें ज्यादा मसला नहीं है, ये लेस टॉक्सिक होती है। तो मैं रीनल फेलियर वाले पेशेंट को ये दे सकता हूँ नाइट्राइट्स जी? सही एक्सक्रीट कैसे होगी? भाई लेस टॉक्सिक है ना, तो इसको हम बॉडी के अंदर ही मेटाबलाइज कर देते हैं। इसको बॉडी के अंदर ही मेटाबलाइज कर देते हैं। जैसे आपकी वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हमने पढ़ा था कि जिनकी 75% ड्रग्स को निकाल देते हैं, जो 25% होती है उनकी हम वहीं पर ब्रेक डाउन करवा देते हैं।
और जो कुछ पूरा यार इसका मैकेनिज्म है पूरा, मतलब किडनी से नहीं निकलेगी, लीवर के अंदर जाएंगे, इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, बिलीरुबिन के अंदर ऐड करेंगे, चल भी स्टूल के अंदर जा, बॉडी से एक्सक्रीट हो। क्या समझा? ओके सर तीसरी ड्रग थी हमारे पास नाइट्रेट्स। अब चौथे नंबर पर आते हैं सोडियम थायोसल्फेट। एवरीवन विद मी। सबसे पहले डीकंटामिनेशन, ड्रग ऑफ चॉइस हाइड्रोक्साकोबालामीन, रीनल फेलियर है तो नाइट्रेट्स, और उसके बाद जो चौथी मेरे पास नाइट्रेट्स नहीं है सर, हाइड्रोक्साकोबालामीन भी नहीं है, तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा? सोडियम थायोसल्फेट। आई थिंक ये ड्रग चीप है, जहां मेरे ख्याल में हाइड्रोक्साकोबालामीन चीप है, दोनों में से एक ड्रग ना सस्ती भी है। सोडियम थायोसल्फेट क्या करेगी? इंक्रीज सायानाइड कन्वर्जन टू द थायोसायानाइड, ठीक है, मतलब सायानाइड को ना ये कन्वर्ट कर देती है थायोसायानेट के अंदर। तो फिर वो जो थायोसायानेट है उसको हम किडनी से निकाल देते हैं, लेकिन अगर रीनल फेलियर है तो ये ड्रग भी नहीं देंगे, ठीक है। रीनल फेलियर है, सोडियम थायोसल्फेट और जो हमारे पास हाइड्रोक्सोकोबालामीन ड्रग है ये आपने नहीं देनी, ठीक है बच्चों। ये बातें आपने यहाँ पर याद रखनी। मुझे ट्रीटमेंट कौन रिवाइज करवाएगा? मुझे ट्रीटमेंट रिवाइज कराएगी डॉक्टर किरण। सर यहाँ से मैं एक बार ये बताना, हो गई क्लास तो फिर हम जाए या रह रहा है अभी टॉपिक? जी जी आप जाएं, आप लीव कर दें। नहीं सर, अगर रह रहा तो फिर हम रुकेंगे ना। नहीं नहीं लेफ्ट, बस खत्म।